पीएम मोदी के आज 2 कार्यक्रम। पौंडीचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, तो तमिलनाडु को मिलेंगे 11 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। पंजाब में 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। आज जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। भारत चीन के बीच 14वें दौरे की सैन्य वार्ता आज, दोनों देशों को सार्थक बातचीत की आस। देश में बढ़ रहा कोरोना का कहर, कल से 15% ज्यादा मामले दर्ज, एक दिन में मिले 1,94,000 से अधिक केस। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। आज महान दार्शनिक और वैचारिक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। हर साल 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और पौंडीचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी यहां कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव का उद्देश्य भारत के युवाओं के मस्तिष्क को आकार देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए एक संयुक्त शक्ति में बदलना है। इसके बाद शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नई मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से स्थापित किए जा रहे हैं और जिसमें लगभग 2145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर में वो संबोधित भी करेंगे। और देखिए, ये अनुराग ठाकुर हैं जो फिलहाल संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज नेशनल यूथ डे के मौके पर तो बता दें आपको कि अनुराग ठाकुर जो हैं वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक और स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत है, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं भारत की आवाज को बुलंद, भारत का संदेश उन्होंने दुनिया भर में दिया और दुनिया भर में जहां एक और भारत की छवि को सुदृढ़ करने का काम किया, वहीं पर शिथिल पड़े हुए देशवासियों को जगाने का काम भी और उनकी क्या जिम्मेदारियां उसको काम भी किया। आज आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूं, जहां एक और भारत आपके नेतृत्व में दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है, वहीं भारत के युवा भी आपके मार्गदर्शन में देश को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। ये विशेष वर्ष भी है क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, लाखों युवाओं ने अपना बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई थी। आप अपना योगदान देकर 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में देश को, दुनिया को एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसमें दुनिया एनवायरमेंट के क्षेत्र में हो, एक नई दिशा देने का काम किया, प्रेरणा दी। और वहीं पर हम देश के अंदर भी देख सकते हैं, आज हमारे जो कुछ वक्ता हैं उसमें उनका भी काम एनवायरमेंट के क्षेत्र में बहुत रहा, पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, तो उसी तरह से आचार्य देवव्रत जी हमारे गवर्नर हैं और पूरा जीवन उन्होंने नेचुरल फार्मिंग पर लगाया, वो भी आपको जानकारी देंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी के मन में और युवाओं के लिए एक विशेष स्थान है, जहां हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में बहुत मेडल जीते और देश का मान सम्मान बढ़ाया।
वहीं प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया कैंपेन, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और खेलो इंडिया प्रोग्राम जैसे ने देश में खेलों को बढ़ावा दिया है। तो हमारे टोक्यो के स्टार ओलंपियंस और पैरालंपियंस भी आपको 2 दिन में बातचीत करेंगे। वहीं पर इतिहास की जानकारी हो, इस पर भी बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने इतिहास की जानकारी को लेकर आप सबके बीच में आएंगे। जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया है, करोड़ों युवाओं को स्किल देने का काम हो रहा है। वहीं पे स्टार्टअप्स के माध्यम से देश का नाम दुनिया भर में पहुंच रहा है। हम दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशंस में आकर खड़े हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का ही ये परिणाम है। ऐसे ही स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न्स बने, उनके जुड़े हुए युवा भी आप सबको संबोधित करेंगे, अपने विचार रखेंगे। सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम, आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी आपने किया है। चाहे केदारनाथ की बात करूं, सोमनाथ की बात करूं, काशी विश्वनाथ धाम की बात करूं, अयोध्या धाम की बात करूं, आपने विरासत को बचाया भी, आगे बढ़ाने का काम भी किया, विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। मेरा अपने आपके सामने सब युवाओं से यही अनुरोध रहेगा कि जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं, हम सबका भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम किसी एक क्षेत्र को ऐसा चुने जहां पर हम बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं और उस बदलाव का कारण। और चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बिहार से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां बिहार में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार अलर्ट है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में कई सख्त प्रतिबंध लगाने पर लग सकती है मोहर। तो कई सख्त प्रतिबंध लग सकते हैं। स्थिति बिगड़ती जा रही है और अल्टरनेट डे दुकान खोलने पर भी हो सकता है फैसला। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है और बिहार में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार अलर्ट है। ऐसे में आज एक अहम फैसला लिया जा सकता है। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक है और हर दिन बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज सख्ती जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। दूसरी लहर में हमने देखा था कि कैसे अल्टरनेट डे पर दुकानें खुल रही थी और हो सकता है कि आज की बैठक के बाद अल्टरनेट डे पर दुकानें खोलने को लेकर फैसला हो। लगातार बिहार में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर 11 जनवरी की बात करें तो 5908 कोरोना संक्रमित मिले थे और 5 लोगों की मौत भी बिहार में हुई थी। ऐसे में जो स्थिति बन रही है, इसको लेकर बिहार सरकार अलर्ट है और आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। कई ऐसे सख्ती हैं जिस पर आज मोहर लग सकते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट डे पर दुकान को खोलने पर फैसला हो सकता है। और उसके अलावा भी कई सारे आज अहम दिशा निर्देश बिहार सरकार इस बैठक के बाद लागू कर सकती है। तो देखिए, बिहार में लगातार स्थिति जो है वो बेकाबू होती जा रही है और ऐसे में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। सोमवार की बात करें तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीजीएम की बैठक हुई थी और उसमें भी कई तरह की प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी थी। उसी दिन हर 2 दिन पर सीजीएम की बैठक करने का फैसला हुआ था और आज भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। बैठक में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पटना के अलग अलग घाटों पर जाते हैं और ऐसे में वहां पर कोरोना के बढ़ने की आशंका है। तो हो सकता है इस पर भी प्रतिबंध हो, लोगों को गंगा घाट पर जाने से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्थितियों को देखते हुए कई सारे अहम दिशा निर्देश आज लागू हो सकते हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारी सहयोगी एकता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। एकता से बातचीत करेंगे और इस खबर के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। एकता, आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है और बिहार में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है?
जी पूजा, बिल्कुल आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है और ये बैठक जो है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई ऐसी अहम जो मुद्दे हैं उस पर मुहर लग सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं पूजा, बीते 24 घंटे की बात करें तो 5,908 केसेस जो है वो सामने आ चुकी है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लगातार जो है वो बैठक किया जा रहा है, कई सख्त निर्णय जो है उसको लिया जा रहा है। हालांकि सोमवार को भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सीएमजी की बैठक जो है हर 2 दिन पर की जाएगी और किस तरीके से स्थितियों का जायजा है उसको लिया जाएगा इस बैठक में। और आज जो बैठक होने वाली है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं उस पर मुहर लगाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि दुकानों को भी अल्टरनेट डेज पर खोलने के जो बातें हैं वो सामने आ सकती है, और जो सब्जी मंडी है उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको देखेगी और अल्टरनेट डेज पर सब्जी मंडी को भी लगाए जाने की जो उम्मीदें वो सामने आ रही है। और बात करें पूजा आने वाले मकर संक्रांति की, तो ऐसे में जो लोग हैं वो दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आते हैं, तो ऐसे में सरकार जो है उसको लेकर भी आज ये बैठक जो है वो मानी जा रही है। क्योंकि जो गंगा स्नान में लोगों की जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है उसको रोकने के लिए सरकार किस तरीके से प्रतिबंध लगाती है, क्या कुछ प्रशासन किस तरीके से वहां पे मुहैया कराती है। क्योंकि बात करें बड़े बड़े जैसे हरिद्वार की बात कर ले, ऋषिकेश की बात कर ले, तो वहां पहले से ही प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। वहां आम श्रद्धालु को इजाजत नहीं दी गई है, पहले से ही वहां रोक लगा दिया गया है। ऐसे में बात करें पटना की, तो पटना में भी कई ऐसे गंगा स्थल हैं जहां श्रद्धालु जो है गंगा स्नान के लिए आते हैं। तो ऐसे में जब भारी संख्या में लोग जुटेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ऐसे में कि आज जी एकता, ये भी एक सवाल है कि देखिए स्थिति जो है उसको नियंत्रण करने के लिए बिहार सरकार कदम उठा रही है, बैठक हो रही है, लेकिन हम एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन की डोज है, प्रिकॉशन डोज की बात कर ले, या बच्चों को लगातार जो कोरोना की डोज है या पहले वैक्सीनेशन दी जा रही है, बच्चों की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में क्या लगता है बिहार की जो बिगड़ती स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की वजह से कमी आने की संभावना जताई जा रही है? जिस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी की गई है, लगातार बूस्टर डोज जो है वो दिया जा रहा है, किशोरों को जो वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की गई है वो भी बड़े पैमाने पर दी जा रही है। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नया तीसरी लहर में ओमिक्रॉन ने जिस तरीके से दस्तक दी है वो दोनों डोज लेने वाले पर ओमिक्रॉन का कहर जो है वो कम देखा जा रहा है, क्योंकि लोग जो है संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन ठीक होने का आंकड़ा पूजा वो भी सामने आ रहा है। एक छोटा सा सवाल है एकता की, देखिए लगातार बिहार में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है, आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी है, लेकिन राजधानी पटना की बात करें तो ये हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि जब आज फैसले होने हैं तो ज्यादा प्रतिबंध और पटना को लेकर के एक फैसला लिया जाना कितना जरूरी है? जी पूजा, बहुत जरूरी है। हालांकि नाइट कर्फ्यू तो लागू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार डॉक्टर जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, चाहे पटना में एम्स हो, एनएमसीएच हो, सभी के डॉक्टर जो हैं, जूनियर डॉक्टर हो या फिर स्टाफ हो, वो भारी तादाद में संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार को जो है वो कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए, क्योंकि जब एक बार पूजा हम शुरू से कह रहे हैं, क्योंकि जब एक बार कोरोना के मामले हाथ से निकलने लगेंगे तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर नाइट कर्फ्यू तो लागू है, लेकिन पूजा बात करें बिहार की, तो बिहार में रात में लोग उतना घूमते नहीं है, और जिस तरीके से अभी ठंड भी बढ़ी हुई है ऐसे में रात में लोग नहीं नजर आते हैं और दिन के समय में हर जगह भीड़ इकट्ठा दिखाई देती है। ऐसे में सरकार को कड़े नियम जो है उसको जरूर से लेने चाहिए और कुछ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी कोरोना की रफ्तार पर हम रोक लगा सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक अहम बैठक है, इस अहम बैठक में आज एक अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि दुकानों को खोलने को लेकर अल्टरनेटिव डेज पर खोलने का फैसला हो। दूसरी चीज़ मंडियों पर जिस तरीके से एकता ने हमें बताया कि मंडियों को भी लगाने का फैसला लिया जा सकता है, और भी कई सारे ऐसे अहम फैसले हैं जो आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए जाएंगे। देखिए बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार भी इसको लेकर चिंता में है।
ऐसे में बिहार सरकार भी समझ रही है कि अब प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ऐसे में बिहार सरकार आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। आज इस बैठक में आंकड़ों पर मंथन होगा और स्थितियों पर आंका जाएगा और क्या कुछ नए प्रतिबंध लगाने हैं इस पर भी फैसले होंगे। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राज्य में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं और मामले से परिचित नेताओं ने यह बात लगातार कही है। दरअसल चमकौर साहिब सीट के अलावा जहां उन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते हैं, कांग्रेस उन्हें जालंधर जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारने पर भी विचार कर रही है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर चुकी है। आयोग के मुताबिक पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग की जाएगी और ये बता दें आपको कि पंजाब में ये चुनाव एक चरण में होंगे। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। चीन ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति स्थिर है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए आज बुधवार यानी कि 12 जनवरी को कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की बातचीत होने की पुष्टि की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों द्वारा कहे जाने के एक दिन बाद यह बयान आया है। 20 महीने से चल रहे विवाद पर दोनों पक्षों के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों में मुद्दे के समाधान के लिए चीन के साथ सार्थक बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब बात करेंगे देश में कोरोना की स्थिति को लेकर। भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 442 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं अगर बात करें तो 60,405 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 9,55,319 हो गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह बढ़कर अब 11.05% है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 4,868 हो गई है। देश में एक दिन यानी कि पहले मंगलवार को कोविड-19 के 1,68,063 नए मामले सामने आए थे। इससे पता चलता है कि आज 26,657 अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कल के मुकाबले 15.8% ज्यादा। तो स्थिति अब लगातार कोरोना की वजह से बिगड़ती जा रही है और सरकार टीकाकरण अभियान पर भी जोर दे रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सृष्टि, देश में कोरोना के आंकड़े अब डराते जा रहे हैं और देखिए अब जो मामले सामने आए हैं उसमें आंकड़े 15% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए पूजा, जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आए हैं वो बेहद ही चौंका देने वाले हैं, डराने वाले मामले सामने आए हैं, क्योंकि कल के मुकाबले 15% ज्यादा मामले सामने आए हैं, 15% बढ़ के मामले सामने आए हैं। अगर 24 घंटे की बात करें तो 1,94,720 मामले सामने आए हैं, 720 माफ कीजिएगा, 1,94,720 मामले सामने आए हैं। और ऐसे में अगर बात करें कि अभी कितने एक्टिव केसेस है तो वो है 9,55,319। तो ये काफी डरा देने वाले, चौंका देने वाले मामले हैं, क्योंकि कल के मुकाबले अगर 15% ज्यादा है तो ये डराना मामला है बिल्कुल। और अगर बात करें कितने मरीजों की मौत हुई है तो इस दौरान 442 मरीजों की मौत हो चुकी है और एक्टिव केसेस मैंने आपको बता दिए पूजा। और अगर हम बात करें 15% जो मामले वो ज्यादा हो गए हैं, अब वो कैसे ज्यादा हो गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं पूजा। देखिए कल जो मामले सामने आए थे कोविड-19 के वो थे 1,68,063 नए मामले सामने आए थे। और अगर आज की बात करें तो आज 1,94,720 मामले सामने आए हैं, यानी कि कल के मुकाबले कल से आज जो मामले सामने आए हैं वो है 26,657 अधिक मामले सामने आए हैं। तो मतलब कि 15% ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और अगर ऐसे में बात करें ओमिक्रॉन की तो ओमिक्रॉन भी अब पकड़ मजबूत बनाते जा रहा है, उसका खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर हम ओमिक्रॉन के मामले की बात करें तो वो कुल देश में हो चुका है 4,868,
तो पूजा, ये जो आज जो सामने आए हैं कोरोना के जितने भी मामले, वो डरा देने वाले हैं, क्योंकि कल के मुकाबले 15% है, यानी एक दिन में अगर 15% मामले सामने आते हैं तो लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। पूजा, बिल्कुल। एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है आपसे सृष्टि की, देखिए लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज की गई है। अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, साथ ही साथ अगर बात करें तो बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। देखिए, ऐसे में बात करें तो जितने भी बुजुर्ग हैं बूस्टर डोज लेने में वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनका आंकड़ा भी बढ़ गया है। पूजा, ऐसे में बात करें तो जो बूस्टर डोज लग रहा है उसका आंकड़ा 9 लाख से ज्यादा है। मतलब कि जितने भी बुजुर्ग हैं वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं, डोज लेने में डर नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बूस्टर डोज लेने से लोग डरेंगे, लेकिन जितने भी बुजुर्ग हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें 15 से 18 साल के बच्चों की, जिन्हें अभी वैक्सीन का डोज लगने वाला है, इससे पहले नहीं लगा था उन्हें, उनके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, बच्चे भी उत्साहित है। उनका आंकड़ा अगर आपको बताएं तो वो है 2,59,87,771, यानी कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब जो लोग हैं वो सतर्क नजर आ रहे हैं, कोविड वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे में बात करें ओमिक्रॉन हो या कोविड हो। बिल्कुल सृष्टि, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब चौंकाने वाली बात यह है कि मामलों में इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अब बिहार का भी रुख कर लेते हैं। बिहार में भी पिछले 24 घंटे में कुल 5,908 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इस दौरान 8 संक्रमितों की बात करें तो मौत हो गई है, जबकि 1,790 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 3.14% हो गया है, जबकि रिकवरी रेट घटकर 95.08% हो गया है। और लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद से आज भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने हैदराबाद गए थे, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव कहीं भी चले जाएं, उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश के लोगों को पता है कि उनके पार्टी के द्वारा किसी तरीके की राजनीति की गई है। और बिहार में इस बार भले ही विधानसभा चुनाव में उन्हें ज्यादा सीट मिली हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो अच्छी राजनीति करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी, इसमें कोई भी राजनीति हो उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि देश के लोगों को मालूम है कि किस तरह से बिहार में उनकी पार्टी ने राजनीति की है। अलग बात है कि सोशल कुछ इक्वेशन है जिसके चलते इस बार के चुनाव में विधानसभा में उनकी संख्या थोड़ी अधिक हो गई है, लेकिन देश के लोगों को मालूम है। बाकी क्या राजनीति कब कहाँ होगी तो अलग विषय है, लेकिन इनकी भूमिका ही कही जाए उससे कोई, इनकी भूमिका कही, स्वाभाविक है कि अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन पहले अपने घर में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, बाहर इनका कुछ नहीं होना। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने सरकार से संक्रमण से बचाव को लेकर उचित कदम उठाए जाने की मांग की है। कोरोना का तीसरा फेज का आक्रमण हो चुका है, आप सब लोग जानते हैं। सरकार को तीसरे फेज के पूर्व जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उसमें वह पूरी तरह से विफल है। अस्पतालों में सरकारी व्यवस्था शून्य है। सरकार की शिथिलता के कारण देश फिर लॉकडाउन की ओर जा रहा है। लॉकडाउन में रोज कमाकर खाने वाले और मध्यम रोजगार करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए आपको लॉकडाउन न हो, इसके लिए आपको हमें एहतियात बरतनी चाहिए। कोरोना से बचाव का उपाय खुद करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। कोरोना वहीं भागलपुर में भीषण शीतलहर को देखते हुए विधायक अजीत शर्मा ने स्टेशन चौक पर असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि लगातार बढ़ती ठंड के बावजूद नगर निगम द्वारा कंबल का वितरण नहीं किया जा रहा। ऐसे में अपना कर्तव्य समझते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर रहा हूँ। ऐसा है कि मैं काफ़ी दिन से बाहर पता चला कि यहाँ पे नगर निगम कंबल नहीं बांटा, जब उनको बांटना था। मैं मुझे जो सूचना मिला, गरीब लोग काफ़ी स्टेशन पे और रिक्शा वाले काफ़ी लोग गरीब लोग हैं, ठंड से चिढ़ रहे हैं, तो मैं
मैंने आज निकला कि सबको देखे कहाँ गरीब लोग हैं उनको कंबल बांटने का, वही अभियान में निकला हूँ और मैं कंबल गरीबों को देख के इसको जरूरत को बांट रहा हूँ। और देखिए इस इंसानियत के नाते सरकार को भी चाहिए, जो गरीब लोग हैं उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कंबल लोगों को देना चाहिए। ठंड में अगर कंबल आप नहीं देंगे तो क्या करोगे? नगर निगम किस बात का है? भागलपुर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार शराब की बरामदगी हो रही है, लेकिन फिर भी शराब तस्कर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। के जमहोर थाना क्षेत्र स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। हालांकि खुदकुशी की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बेगूसराय में इंटर की छात्र की अपराधियों ने हत्या कर दी। वहीं इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल घटना बरौनी थाना क्षेत्र के नीगा गांव की बताई जा रही है, जहां परिजनों ने बताया है कि गांव के ही 4-5 लड़कों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं इस विवाद के बाद युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जहां मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।